वेलकम टू एसएसजी लॉ एकेडमी। आज हम कर रहे हैं द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। बेसिकली ये अमेंडमेंट एक्ट है। इससे पहले जो एक्ट था वो था 1989 का, जो अब अमेंड होकर 2019 में आ गया। बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड जितने भी लॉज थे या जितने भी केसेस फॉल होते थे वो इनिशियली फॉल होते थे टॉर्ट में, ठीक है। लेकिन टॉर्ट अनकॉडिफाइड है, तो टॉर्ट का ही एक पार्ट जो कंज्यूमर से रिलेटेड था, जो सर्विसेज से रिलेटेड था, जो गुड्स से रिलेटेड था, उसको कॉडिफाई कर दिया। और अब उस टॉर्ट को एक कॉडिफिकेशन देने के बाद अब ये बन गया एक एक्ट जो कि हमारे यहाँ पे एनफोर्स होता है। किस किस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है? बेसिकली अगर आप नेट का एग्जाम दे रहे हैं, यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सेमेस्टर एग्जाम्स हो तो भी आते हैं। कंपटीशन में इसके एक दो क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। लेकिन आज के सिनेरियो में ये एक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट बन जाता है जब हम प्रैक्टिस में आते हैं, और इससे रिलेटेड अब इतने इश्यूज हो चुके हैं जो हमारे सामने सोसाइटी में आते ही रहते हैं, और हमारे प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है इस एक्ट को जानना। ठीक है, वन पार्ट। सेकेंड पार्ट जो है, अगर आपको इस एक्ट की नॉलेज है, ठीक है, आप इसको अपने एसेज में लिख सकते हो, मेंस के टाइम अपने आंसर्स को अपलिफ्ट करवा सकते हो इस एक्ट के कुछ प्रोविजंस डाल के। जैसे कोई क्वेश्चन आ गया कि द राइट ऑफ अ बायर या किसी भी तरीके के आ गया, तो आप उसमें अपने एसेज में से डाल सकते हैं और इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो आज का जो बेसिकली हम करने वाले हैं वो हम चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं, क्योंकि इसकी अपनी खुद की ही 46 डेफिनेशंस हैं, और जो डिटेल में पढ़ी जाएंगी तभी हम आगे चलेंगे। तो इसलिए आज के जो वीडियो है उसमें हम सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ही करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलेंगे अगली और वीडियोस में। थोड़ा सा समझने की बात है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट इजीली आ जाएगा, थोड़ा फोकस कर लो। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इट इज़ एन एक्ट नंबर 35 ऑफ 2019। ये एनएक्ट हुआ था 9 अगस्त 2019 को। इस एक्ट को क्यों करा गया था? ताकि प्रोटेक्शन हो सके इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके और इस्टेब्लिश कर सके अथॉरिटीज़ को जो टाइमली एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कर सके और सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। बेसिकली टाइम को सेव करने के लिए ऐसी अथॉरिटीज़ लेके आना जो टाइमली एंड इफेक्टिवली जजमेंट्स दे सकें, उसके लिए ये एक्ट जो है वो अनएक्ट किया गया है, और प्रोटेक्शन हो सके कंज्यूमर्स की। चैप्टर नंबर 1 बात करता है प्रिलिमिनरी की इसकी, जैसे कि हर एक बेयर एक्ट में होता ही है। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर को इन्होंने एक्सेप्ट किया। क्यों? अगर आप इसकी एनेक्टेड डेट देखें तो वो है 9 अगस्त 2019, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से JNK का जो एक्ट है वो लागू हो गया था। तो अब ये एक्सटेंड करता है पूरे इंडिया पे, क्योंकि JNK नाउ इज अ यूटी, यूनियन टेरेटरी। तो इसलिए 2019 में ही वो जो रिडर्सल एक्ट आया था, उसके बाद अब इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट। अब इसकी जो इन्फोर्सेबल डेट है ना, वो थोड़ी सी ध्यान देने की बात है। मैंने इसीलिए ना सिर्फ PDF ही लिया है। तो अब आप देखें 20 जुलाई 2020 को कुछ प्रोविजंस जैसे 4, 13, 14, 16, 40 क्लोज ऑफ सेक्शन 2, ठीक है, सेक्शन 3 to 9, सेक्शन 4 to 81, सेक्शन 90 and 91, सेक्शन 95, 98, 100, 101, सेक्शन 94, 96, 97, 98, 900। तो ये कुछ ऐसे थे जो एनफोर्स नहीं हुए थे। ये एनफोर्स हुए 24 जुलाई 2020 को। तो अगर आप इसकी एक ही क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी एनफोर्सेबल डेट है, तो वो तो एनफोर्सेबल डेट इसकी है 20 जुलाई 2020 को। लेकिन ये पूरी तरीके से कुछ प्रोविजंस जो 20 जुलाई 2020 को नहीं एनफोर्स हुए थे, वो एनफोर्स हुए थे 24 जुलाई 2020 को। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, इसीलिए मैंने PDF लिया ताकि इसको हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। और इसको कौन करेगा? इन्फो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। नोटिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंट बाय डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टेट्स एंड फॉर डिफरेंट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड मे reference in any such provision of the commencement of this act shall be construct as a reference to the coming into force of that provision। इस एक प्रोविजन से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कंज्यूमर से रिलेटेड जितने ऑफेंसेस हैं, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक है कॉन्करेंट लिस्ट का, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब होता है जिसमें सेंट्रल प्लस जिसमें स्टेट दोनों लॉज बना सकती है,
तो ये कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर है, और इसलिए चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे इन्फोर्स कर दिया हो, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स जो हैं वो अपने यहाँ पे इसकी प्रोविजन अपने हिसाब से एनफोर्स और एक्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो ये कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर है। ये क्वेश्चन आया था यूजीसी नेट में, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं डिटेल में से पढ़ा रही हूँ। यूजीसी नेट का क्वेश्चन है ये। अगर आप नेट दे रहे हो तो, या आप देने का सोच रहे हो ना, तो ये याद कर लेना। ऐसे ही हम कोरिलेट करते हुए चलेंगे। सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन, दिस एक्ट शैल अप्लाई टू ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ देखो, ये किन पे अप्लाई करता है? गुड्स पे प्लस सर्विसेज पे। तो ऐसे करके इन्होंने इस एक्ट का ना एक लिमिटेड जुरिडिक्शन कर दिया। अब ये एक्ट जो पूरा अप्लाई होगा वो सिर्फ गुड्स पे और सर्विसेज पे करेगा, अपार्ट फ्रॉम दैट किसी पे नहीं करेगा। तो एक नैरो कर दिया, ठीक है, इसको नैरो कर दिया, गुड्स एंड सर्विसेज। अब वो याद करना क्या गुड्स आएंगे क्या सर्विसेज आएंगे, वो हम डेफिनेशन क्लॉज में पढ़ के और आगे की एक्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देखते रहें। सेक्शन नंबर 2 बात करता है डेफिनेशंस की। ठीक है, इसमें सबसे पहले डेफिनेशन आती है एडवर्टाइजमेंट। अगर आप लोगों ने इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन देखा होगा, पढ़ा होगा, या मेरी वीडियो देखी होगी, तो उसमें जो एडवर्टाइजमेंट की डेफिनेशन है ना, सेम यहाँ पे हुई है। यहाँ पे भी एडवर्टाइजमेंट की सेम है। अब हम अगर अपने गुड्स को बेचना चाहेंगे या सर्विसेज जैसे होटल सर्विसेज होती हैं, ठीक है, तो वो एडवर्टाइजमेंट करेंगे। तो वो एडवर्टाइजमेंट का मीनिंग क्या होगा, वो इस सेक्शन सब क्लोज में दिया हुआ है। जैसे कोई भी ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी, रिप्रेजेंटेशन, एंडोर्समेंट, प्रोनाउंसमेंट मेड बाय मीन्स ऑफ लाइट, साउंड, स्मोक, गैस, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, internet, websites, including any notice, circular, label, wrapper, invoice and other document। सब किसी भी तरीके से, जैसे भी वो एक मास के पास जा रही है, लोगों के पास पहुंच रही है, किसी भी मीडियम से, ऑडियो विजुअल रिप्रेजेंटेशन एंडोर्समेंट से, वो एडवर्टाइजमेंट होगा। सोशल मीडिया पर डाल रहे हो, एडवर्टाइजमेंट होगा। किसी इन्फ्लुएंसर से ऐड करवा रहे हो, एडवर्टाइजमेंट होगा। ऑटो में पीछे ऐड लगा दिया, एडवर्टाइजमेंट होगा। ठीक है, सर्कुलर्स बाहर दिए, नोटिस दे दी, रैपर में जैसे अमेजोन के रैपर्स में आने लग गए, एडवर्टाइजमेंट होगा। लाइट से बता रहे हो, स्मोक से बता रहे हो, होटल के ऊपर एक ऐसा डमी की खड़ा कर दिया, या कोई बॉल जिसपे ऐड है वो ऐसे लगा दी, तो वो सब चीज़ें एडवर्टाइजमेंट में आएंगी। 2 बात करता है अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी की। अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी या ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ये रिकॉग्नाइज होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, या रिकॉग्नाइज होती है स्टेट गवर्नमेंट से अगर गाइडलाइंस हैं उनके बिहाफ पे, या अगर इस्टेब्लिश और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन्फोर्स, किसी ऐसे लॉ के अंडर बन गया। स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं बनाई, लेकिन लॉ स्टैच्यूटरी तरीके से बन गया, और मेंटेन फाइनेंस्ड और एड किसके द्वारा मिल रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के, फॉर कैरिंग आउट एनालिसिस और टेस्ट ऑफ एनी गुड्स विद द व्यू ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर सच गुड्स सफर्स फ्रॉम एनी डिफेक्ट। ठीक है, ये डिसाइड करना कि ये जो गुड हमारे सामने आया है ये कुछ डिफेक्ट है कि नहीं, इस चीज़ का एनालाइज करना वो लेबोरेटरी करती है। और वो लेबोरेटरीज कौन होंगी? अप्रोप्रिएट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या किसी लॉ के द्वारा स्टैच्यूटरी तरीके से बनी हो। ठीक है, थर्ड इसमें है ब्रांच ऑफिस। ब्रांच ऑफिस वही होती है जैसे ब्रांच होना किसी ऑफिस या प्लेस ऑफ वर्क का, या जैसे स्टैब्लिश करना सम और सब्सटेंशनली सेम एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय द हेड ऑफिस ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। तो वही कि जैसे सपोज करो हमारा दिल्ली में मेन ऑफिस हो गया, लेकिन यूपी, बिहार, इन सब जगह के और ऑफिस हैं, तो ये जो ऑफिस होंगे इनको हम क्या कहेंगे? ब्रांच ऑफिस कहेंगे। सेंट्रल अथॉरिटी का मतलब होता है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, एस्टैब्लिश्ड अंडर दिस एक्ट। सेंट्रल अथॉरिटी मतलब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ठीक है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो होगी वो इसमें मेन वो होगी, जो इस्टेब्लिश हो रही है सेक्शन नंबर 10 में। अब आ जाते हैं कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट यहाँ कौन सा होगा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कौन कंप्लेन करेगा? तो उसमें सबसे पहले हैं कंज्यूमर, जिसने कंज्यूम किए। कोई वॉलंटियरली कंज्यूमर एसोसिएशन भी हो सकती है लेकिन वो रजिस्टर्ड हुई हो। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, सेंट्रल अथॉरिटीज़ हो सकती हैं, वन और मोर कंज्यूमर हो सकते हैं अगर न्यूमरियस कंज्यूमर्स हैं। इन केस ऑफ डेथ, अगर किसी की डेथ हो गई है, ठीक है, तो लीगल हेयर्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। इन केस ऑफ कंज्यूमर बीइंग अ माइनर, अगर वो माइनर है तो पेरेंट और लीगल गार्जियन। समझ गए? कंप्लेनेंट ये लोग हो सकते हैं, कंज्यूमर जिसने कंज्यूम किए, कोई एसोसिएशन, सेंट्रल गवर्नमेंट
सिक्योरिटी, कंज्यूमर्स, अगर डेथ हो गई है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, या फिर अगर वो माइनर है तो लीगल गार्जियन या पेरेंट। ठीक है, अब दूसरी बात आ जाती है कंप्लेनेंट। कंप्लेंट कैसे की जाएगी? ठीक है, हमें कंप्लेनेंट समझ में आ गया। 5 हमें बता देता है कि कौन कंप्लेंट करेगा। अब कंप्लेंट कैसे करेंगे ये बता रहा है 6। एनी एलिगेशन इन राइटिंग, यहाँ पे स्टार लगा लो, एलिगेशन राइटिंग में की गई हो, मेड बाय कंप्लेंट फॉर ऑब्टेनिंग एनी रिलीफ, और किस लिए की गई हो कि हमें रिलीफ मिल सके, प्रोवाइडेड बाय और अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर। अब कैसे, दैट क्या लिखेंगे हम उस कंप्लेंट में? अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस हैज बीन अडॉप्टेड बाय एनी ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, गुड्स ब्रॉड बाय हिम और एग्री टू बी ब्रॉड बाय हिम सफर फ्रॉम वन और मोर डिफेक्ट, एक या एक से ज़्यादा डिफेक्ट से सफ़र कर रहा है। सर्विसेज हायर्ड और अवेल्ड ऑफ और एग्री टू बी हायर्ड और अवेल्ड बाय हिम सफ़र फ्रॉम एनी डेफिशिएंसी, किसी डेफिशिएंसी से सफ़र कर रही है। सपोज करो आपने यस मैडम से अपनी कोई ब्यूटी के लिए ब्यूटी सर्विसेज के लिए हायर करा, लेकिन वो चोर निकली, समझो, या उसने वो प्रोडक्ट्स खराब लगा दिए, वो नहीं करे जो शो कर रखे हैं। ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर, एज द केस में बी, हैज चार्ज फॉर गुड्स और फॉर द सर्विसेज मेंशन इन द कंप्लेंट अ प्राइस इन द एक्सेस ऑफ द प्राइस। ठीक है, एक्सेस ऑफ द प्राइस कर दी। अब कैसे होगा? जो फिक्स की गई हो अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, या डिस्प्ले किए गए हों गुड्स में या पैकेजेस कंटेनिंग एनी सच गुड्स, डिस्प्ले ऑन द प्राइस लिस्ट, एग्जिबिट बाय हिम बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ये मतलब जो एक्चुअल प्राइस है उससे ज़्यादा वो ले लिए हों, एक्सेस ले लिए हों। ठीक है, एग्रीड बिटवीन द पार्टीज, जो पार्टीज के बीच में एग्री हुए लेकिन उससे ज़्यादा प्राइजेस ले लिए, तो इस तरीके से उसने ज़्यादा एक्सेस कर दिए हों किसमें? प्राइस में। एग्रीड बिटवीन द पार्टीज। ठीक है, 5th क्लोज इसका बताता है गुड्स एंड द हजार्डस ऑफ लाइफ सेफ्टी व्हेन यू यूज्ड आर बीइंग ऑफर्ड फॉर सेल टू द पब्लिक। जैसे कंट्रवेंशन ऑफ द स्टैंडर्ड रिलेटिंग टू सेफ्टी ऑफ सच गुड्स एज रिक्वायर्ड टू बी कंपेल्ड विद बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स व्हेन द ट्रेडर नोज द गुड्स सो ऑफर्ड आर अनसेफ टू पब्लिक। अब इसके एग्जाम्पल ले लो, जैसे एयर इंडिया का हुआ था। एयर इंडिया में जब एयर इंडिया में कोई मील सर्व हो रही थी, उसमें छिपकली निकल गई, या फिर आप ये इस तरीके से ले लो, अभी जो लेटेस्ट है कि आइसक्रीम में एक ह्यूमन फिंगर निकली है ना, तो ये स्टैंडर्ड से कितना ये हजार्डस हो गए लाइफ के लिए, तो ये आएंगी इसके अंदर। ठीक है, द सर्विसेज विच आर हजार्डस आर लाइकली टू बी हजार्डस टू लाइफ एंड सेफ्टी ऑफ द पब्लिक व्हेन यूज आर बीन offered by person who provides any service or who knows it to be injurious to life and safety. Claim to the product liability action lies against the product manufacturer or product seller or product service provider as the case may be. 7 बताता है कि कंज्यूमर का मतलब क्या है। कंज्यूमर कौन होते हैं? सिंपल, जो बाय करे गुड्स को, पेड प्रॉमिस्ड, पार्टली प्रॉमिस्ड, या किसी भी सिस्टम से पेमेंट कर दी हो, यूज़र करने वाला उस गुड्स को, या जिसने बाय करी है वो कंसिडरेशन दे रहा हो पैसे के रूप में, या अंडर एनी सिस्टम ऑफ डिफर्ड पेमेंट, कुछ भी पेमेंट चाहे डिफर्ड भी हो तब भी, व्हेन सच यूज आर मेड विद द अप्रूवल ऑफ सच पर्सन बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन सच गुड्स फॉर द रीसेल और फॉर एनी कमर्शियल पर्पस। अब यहाँ देखो कंज्यूमर का मतलब क्या नहीं होगा। कंज्यूमर का मतलब वो पर्सन नहीं होगा जिसने गुड्स को ली हो फॉर रीसेल और फॉर द कमर्शियल पर्पस। अब जो शॉपकीपर्स होते हैं ना, वो ले आते हैं सामान थोक के भाव और अपने यहाँ बेचेंगे, तो वो कंज्यूमर नहीं कहलाए जाएंगे। कंज्यूमर कहलाने के लिए आपको उसको यूज़ करें, या आपकी परमिशन से कोई यूज़ करे उसको, ठीक है, या फिर उस आपकी परमिशन से यूज़ करे, या फिर आपने मनी पे करके उसको अपने खुद के या किसी और के लिए इस्तेमाल लिया हो। हायर और अवेल ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा याद रखें, जो कि है सेक्शन सब क्लोज 7, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से सारी चीज़ें आ जाएंगी। Hire or avail of any services for the consideration which has been paid or promised or partly paid, partly promised or under any system for deferred payment, and include any beneficiary of such service other than a person who hire or avail the services for the consideration paid or promised or partly paid, partly promised under any system of deferred payment when such services are availed of with the approval of the first mentioned person but does not include a person who avail for such
एनी कमर्शियल पर्पसेस। अब यहाँ पे भी यही चीज़ है, अगर आप कमर्शियल पर्पसेस के लिए इसे यूज़ कर रहे हो तो ये आपके लिए कंज्यूमर नहीं कहलाओगे। तो बेसिकली इन दोनों की डेफिनेशन से ना एक चीज़ सामने आई है, वो है सबसे पहले कंज्यूमर कौन होगा। कंज्यूमर दो तरीके से बनते हैं, एक गुड्स में जैसे हमने उसे बाय कर लिया पैसे से और कंसिडरेशन में हमने प्राइस दी, चाहे वो डेफर्ट हो, थोड़ा दिया हो, बाद में हम दे दें, ठीक है, बाय कर लिया और प्राइस दिया, प्लस हम उसको यूज़ कर रहे हैं या हमारे बिहाफ पे कोई और कर रहा है हमारी कंसिडरेशन के बाद, लेकिन हमने उसको कमर्शियल पर्पसेस के लिए नहीं लिया। दूसरा है सर्विसेज हमने अपने खुद के लिए ली हैं, हमने उसके लिए पेड किया है, हम उसके बेनिफिशरी हैं, हम अपना यूज़ कर रहे हैं, या हमारे जो बिहाफ पे, जैसे सपोज को मैंने स्पा के लिए सर्विसेज कर ली लेकिन मैं अपनी सिस्टर को दे देती हूँ, तो वो भी मैं तब भी कंज्यूमर कहलाऊंगी। लेकिन दोनों में एक ही चीज़ है, दैट इज़ कि हमने जो ये लिए हैं हमने कमर्शियल पर्पसेस के लिए नहीं लिए। ये क्वेश्चन आता है पेपर में, ये याद रखना। कमर्शियल पर्पसेस क्या होते हैं? कमर्शियल पर्पसेस डज नॉट इंक्लूड यूज बाय पर्सन ऑफ गुड्स और ब्रॉड यूज बाय हिम एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग हिज लाइवलीहुड बाय मीन्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कमर्शियल पर्पसेस में ये नहीं होता कि सिर्फ वही पर्सन ऑफ गुड्स या जो ब्रॉड किए गए हैं सिर्फ अर्निंग के पर्पज से, ये नहीं होगा। ठीक है, बाय एनी गुड्स और हायर्स और अवेल एनी सर्विसेज इंक्लूड ऑफलाइन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन विद इलेक्ट्रॉनिक मीन्स और बाय टेली शॉपिंग, डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग। जैसे अब इसके अंदर कौन आ जाएंगे? अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब भी इसके अंदर आ जाएंगे। अब वो ये नहीं कह सकते कि हमसे डायरेक्ट नहीं लेता। कंज्यूमर डिस्प्यूट, कोई भी डिस्प्यूट अराइज हुई हो अगेंस्ट द कंप्लेंट हैज़ बीन मेड डिसमिस डिस्प्यूट द एलिगेशन कंटेन इन द कंप्लेंट। ठीक है, जो भी कंज्यूमर डिस्प्यूट वो होती है जिसके खिलाफ हम डिस्प्यूट की कंप्लेंट ला सकते हो। कंज्यूमर राइट क्या होते हैं? कंज्यूमर राइट सेक्शन नंबर सब क्लोज 9 बताती है। इसमें आते हैं प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ द गुड्स प्रोडक्ट सर्विसेज विच आर हैजार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड, प्राइस, सब के बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए। राइट टू अश्योर्ड, उसको अश्योर्ड करने का अधिकार है कि वो देख सके कि वही गुड है, वही प्रोडक्ट है, या कॉम्पिटिटिव प्राइस अगर वो किसी और से कंपेयर कर सके तो ये भी करने का अधिकार है। राइट टू हर्ड, उसे सुनने का है, कंज्यूमर इंटरेस्ट में है, विल रिसीव ड्यू कंसिडरेशन एट द अप्रोप्रिएट फोरम में। एंड राइट टू रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, बिल्कुल उसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से बचने का उसको पूरा अधिकार है। एंड कंज्यूमर अवेयरनेस का भी उसके पास अधिकार है। तो ये इस तरीके से क्या हो गए, सबसेक्शन 9 बताता है इसके राइट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स हैं। अब आ जाते हैं इसके सबसेक्शन 10 में, जो बात करता है डिफेक्ट। डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? डिफेक्ट मतलब कोई भी फॉल्ट होना, कोई भी इम्परफेक्शन, शॉर्ट कमिंग, क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, स्टैंडर्ड्स में किसी भी तरीके से जो क्लेम किया गया है ट्रेडर ने वो नहीं होना, तो वो डिफेक्टिव माना जाएगा। डेफिशिएंसी क्या होता है? फॉल्ट, इम्परफेक्शन, शॉर्ट कमिंग, inadequacy in the quality, nature, manner, performance of required to be maintained by or under any law for the time being in force। जो करा गया था वो डेफिशिएंसी वो सर्विसेज में नहीं निकली है, ये एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस इसमें आ जाएगा, ओमिशन आ जाएगा, कमीशन आ जाएगा, जिसने लॉस किया है या इंजरी टू द कंज्यूमर, या डिलिबरेटली विदहोल्ड ऑफ रिलीवेंट इंफॉर्मेशन बाय सच पर्सन टू द कंज्यूमर। ठीक है, तो ये डेफिशिएंसी और डिफेक्ट में क्या है? डिफेक्ट हमेशा गुड्स में होता है, सेम मीनिंग है, और डेफिशिएंसी सर्विसेज में होती है। डिज़ाइन क्या होता है? डिज़ाइन इन रिलेशन टू द प्रोडक्ट मीन्स द इंटेंट और नॉन फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सच प्रोडक्ट एंड इंक्लूड एनी इंटेंट और नोइंग फॉर्मुलेशन और कंटेंट सच प्रोडक्ट एंड यूजुअल रिजल्ट ऑफ इंटेंडेड मैन्युफैक्चरिंग और अदर प्रोसेस। डिज़ाइन में जो होता है वो प्रोडक्ट का वो होता है जो फिजिकल और मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक होता है ना। अब जैसे आप कोको कोला की बोतल लो तो उसका कुछ इस तरीके से डिज़ाइन होगा ना, मैं तो सही से बना भी नहीं पा रही, तो ये इसका डिज़ाइन है, ये प्रोडक्ट की मटेरियल, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बता रहा है, तो वही चीज़ डिज़ाइन में आ जाएगा। 13 बात करता है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल ऑफ द गुड्स और प्रोविजन ऑफ द सर्विसेज, नेटवर्क ऑफ द सेलर अदर देन दोज आर परमानेंटली रिटेल लोकेशन। ठीक है, जिनकी रिटेल लोकेशन नहीं होती, जैसे फ्रेश फार्म आजकल चल रहा है ना, डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, तो वो 14 बात करता है डायरेक्टर जनरल जो अपॉइंट होगा 15 सेक्शन में। 15 सब क्लोज बात करता है डायरेक्ट कमीशन, जो 28 सेक्शन में
हो रही है। 16 जैसे ई कॉमर्स की बात हो रही है ना, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आज के सिनेरियो को लेके। तो ई कॉमर्स का मतलब होता है बाइंग और सेलिंग ऑफ द गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल नेटवर्क पे बाइंग और सेलिंग करना। ठीक है। 17 बात करता है इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं, अ पर्सन हु प्रोवाइड्स टेक्नोलॉजी और प्रोसेस टू एनेबल अ प्रोडक्ट सेलर और एंगेज इन एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग गुड्स सर्विसेज टू कंज्यूमर एंड इंक्लूड एनी ऑनलाइन मार्केट प्लेस और ऑनलाइन ऑक्शन साइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे अमेजोन ले लो, ठीक है, ये अपने यहाँ पे, या आप मीशो ले लो, ये अपने यहाँ पे लोगों को बोल रहे हैं कि आप यहाँ आओ और अपना प्रोडक्ट बेचो। तो वही बात इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में वो जाने जाएंगे। एंडोर्समेंट, कोई भी मैसेज, वर्बल स्टेटमेंट डेमोन्स्ट्रेट करना, डिसेप्शन ऑफ नेम, सिग्नेचर, लाइकनेस और अदर आइडेंटिफाइबल पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल निकालना, डिसेप्शन ऑफ अ मेन सील of any institution organization which make the consumer to believe that it reflect the opinion, finding, experience of the person making such endorsement। तो ये हो जाता है एंडोर्स करना, अपने किसी भी तरीके से अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना, अपने सर्विसेज के बारे में। 19 बात करते हैं एस्टैब्लिशमेंट। एस्टैब्लिशमेंट का मतलब होता है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, commission agent, manufacturing, trading, any other commercial agency which carries on any business, trade or profession of any work in the connection with or incidental or ancillary to any commercial activities, trade, profession or such other classes or class of a person including public utility entities in the manner as may be provided। establishment करना किसी भी, चाहे आप एडवर्टाइजमेंट एजेंसी बनाना चाहते हो, कमीशन एजेंट बनना चाहते हो, मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हो, ट्रेडिंग, कमर्शियल एजेंसी, किसी भी तरीके से वो सब एस्टैब्लिशमेंट के रूप में जाना जाएगा। जो भी बिजनेस करेगा ट्रेड प्रोफेशन के रूप में या किसी भी कनेक्शन से, तो वो इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा। 20 बात करता है एक्सप्रेस वारंटी। कुछ चीज़ होती हैं एक्सप्रेसली होती है, जैसे मटीरियल स्टेटमेंट, एफर्मेशन ऑफ द फैक्ट, जो आप बोल रहे हो सच ही है, प्रोमिस जो कर रहे हो सच है, डिस्क्रिप्शन जो दे रहे हो सही है, सर्विसेज वारंटी जो दे रहे हो आप बिल्कुल सही है, मटीरियल स्टेटमेंट है, एफर्मेशन है, सैम्पल जो है वो इज इक्वल टू प्रोडक्ट का है, मॉडल जो आप दिखला रहे हो वो बिल्कुल वही है जो आप हमको एक बड़े प्रोडक्ट में दोगे, तो एक्सप्रेस वारंटी है, वो इंक्लूड कर देता है। 21 बात करता है गुड्स का। गुड्स किसी भी टाइप की मूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये जो है ना मूवेबल प्रॉपर्टी, इस पे लगा लो आप स्टार। यहाँ पे सारी चीज़ मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेट करती है। इमूवेबल कहाँ चली जाएगी, TPA में चली जाएगी। हार्म क्या होता है, डैमेजेस करना किसी प्रॉपर्टी को, पर्सनल इंजरीज देना, मेंटल एनोयेंसी देना, या किसी भी लॉस ऑफ contorium or services to other loss resulting from harm referred in subsection इतना, not include any harm caused to any product itself or a damage to the property। ठीक है। इंजरी का मतलब वही है जो इलीगली कोज करी जाना किसी के पर्सन पे, बॉडी पे, माइंड पे, प्रॉपर्टी पे। मैन्युफैक्चरर कौन होते हैं, जो गुड्स बनाते हैं, असेंबल करते हैं, पुट कोज टू पुट हिज ऑन मार्क ऑन एनी गुड मेड बाय एनी अदर पर्सन, किसी और के पर्सन है लेकिन अपना मार्क लगा रहे हैं तो भी वो मैन्युफैक्चर माने जाएंगे। मेडिएशन क्या होता है, मेडिएशन एक प्रोसेस होता है जिसमें मीडिएटर मेडिएट करता है कंज्यूमर डिस्प्यूट्स को। मीडिएटर कौन होगा, जो 75 में होगा। मेंबर कौन होगा, मेंबर नेशनल कमिश्नर, स्टेट कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो होता है ना, उसके इंक्लूड प्रेसिडेंट को भी रखते हैं। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, फॉल्स डिस्क्रिप्शन दे दिया आपने, आप वो चीज़ करते नहीं हो लेकिन आपने फॉल्स दे दिया। फॉल्स गारंटी कर देना, कन्वे कर देना implied representation which if made by manufacturer or seller services provider or constitute unfair trade practice। deliberate conceal कर देना import informations को। अब जैसे कि जितने भी ये बैटिंग ऐप है उनको, गेमिंग ऐप है उनको गेमिंग ऐप के रूप में बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि आप बैटिंग करा रहे हो। ठीक है, तो वो मिसलीड कर देना। 29 नेशनल कमिश्नर मींस नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडरेशन नोटिफिकेशन, जो इस एक्ट के अंदर ऑफिशियल गजट में दिया जाएगा। पर्सन कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल पर्सन, फर्म, अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एसोसिएशन, एनी कॉर्पोरेशन, एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कोई भी पर्सन इसमें आ सकता है। प्रिस्क्राइब वही जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी बाय द रूल्स। 33 प्रोडक्ट की बात आता है। प्रोडक्ट क्या होता है, कोई भी आर्टिकल, गुड्स, सब्सटेंस, रॉ मटेरियल, एक्सटेंडेड साइकिल ऑफ सच प्रोडक्ट विच इज गैसियस, लिक्विड, सॉलिड, प्रोसेस ऑफ इंटेंस वैल्यू, कुछ भी जो आइदर होली असेंबल्ड कंपोनेंट्स, ब्लड प्रोडक्ट्स, ह्यूमन टिश्यूज को इंक्लूड ना करता हो, बस मेडिकल प्रोडक्ट्स इसमें ना आते हों, तो वो सब क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। अब इसका एग्जांपल मैं बताती हूँ, जैसे कि सपोज करो हम बना रहे हैं कोको कोला,
ठीक है। अब हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, एक जगह से हम बना रहे हैं बॉटल्स, ठीक है, एक जगह से हम मंगा रहे हैं कुछ उसके अंदर के प्रोडक्ट्स, एक जगह से हम कलरिंग मंगा रहे हैं, एक जगह से हम शुगर मंगा रहे हैं, एक जगह से हम सॉल्ट मंगा रहे हैं। तो ये सब प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, सॉल्ट, शुगर, कलरिंग, उसका लिक्विड, बॉटल, सब प्रोडक्ट्स हैं, सब चीज़ें प्रोडक्ट हैं, और चाहे हम उसे असेंबल कर रहे हो अपने नाम से तो भी ये सब प्रोडक्ट में आएगा। Product liability, responsibility of a product manufacturer, produce, seller, or product of services, compensate any human cost, manufacture, sold deficiency. Product liability action, कंप्लेंट फाइल हो जाएगी, तो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और स्टेट कमिश्नर जो होगा ना, या नेशनल कमिश्नर जो होगा या क्लेमिंग कंपनसेशन करेगा कोस्ट टू हिम, वही एक्शन लिया जाएगा। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर कौन होते हैं? प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स वो होते हैं जो बनाते हैं या असेंबल पार्ट्स करते हैं या पोज करते हैं या मेड प्रोडक्ट सेल करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, या किसी भी तरीके से प्रोडक्ट को सेलेबल बनाते हैं, वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स हो जाएंगे। प्रोडक्ट सेलर्स कौन होते हैं? प्रोडक्ट सेलर्स वो प्रोडक्टर्स होते हैं जो एक पर्सन होता है ना, जो बिजनेस के टाइम पे इंपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूट, लीज, इंस्टॉल, प्रिपेयर, पैकेजिंग, लेबल्स, मार्केटिंग, रिपेयर, मेंटेन, ये सब करने वाला। मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर्स भी इसके अंदर आएंगे। बट क्या चीज़ नहीं आएगी? बट नॉट इंक्लूड, क्या नहीं इंक्लूड होगी? कोई भी सेलर मूवेबल प्रॉपर्टी अनलेस सच पर्सन इज एंगेज इन द सेल ऑफ द कंस्ट्रक्ट हाउस और कंस्ट्रक्शन ऑफ द होम और अ फ्लैट, या कोई भी ऐसा प्रोफेशनल सर्विसेज इन एनी ट्रांजेक्शन इन विच द सेल और यूज ऑफ द प्रोडक्ट इज नॉट इंसिडेंटल देयर टू बट फर्निशिंग ऑफ द ओपिनियन ऑफ द स्किल्स। ठीक है, पर्सन जो एक्ट करता हो फाइनेंशियल कैपेसिटी में लेकिन मैन्युफैक्चरर ना हो, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर ना हो, तो ये सब इसमें आ जाएगा। 38 बात करता है प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर कौन होगा? जो पर्सन प्रोवाइड करता हो सर्विसेज को इन रेस्पेक्ट ऑफ सच प्रोडक्ट के लिए। 39 बात करता है रेगुलेशन नेशनल कमिश्नर बनाएगा और सेंट्रल अथॉरिटीज बनाएंगी। ठीक है। 40 बात करता है, ये आया था यूजीसी नेट में कि कौन रेगुलेशन जो है वो बनाएगा, तो सेंट्रल नेशनल कमिश्नर बनाएगा, कमीशन नहीं बनाएगा तो सेंट्रल अथॉरिटी बनाएगी। ठीक है। रेगुलेटर कौन होगा? अथॉरिटी स्टैब्लिश अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, इसमें लगा लो स्टेट। ये होगा कि जो टेंड टू ब्रिंग अबाउट मैनिपुलेशन ऑफ द प्राइस को मैनिपुलेट कर दे, कंडीशन ऑफ द डिलीवरी को मैनिपुलेट कर दे, फ्लो ऑफ सप्लाईज को, या मार्केट रिलेटेड टू द गुड्स और सर्विसेज इज सच अ मैनर टू इम्पोज अ कंज्यूमर अनजस्टिफाइड कोर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंड शैल इंक्लूड डिले बियॉन्ड द पीरियड agreed to by the trader in supply of such goods or provide services which has likely to lead to rise in the price। ठीक है, जो प्राइस को राइज कर दे, या कोई ऐसा कंज्यूमर टू बाय, हायर, अवेल एनी गुड्स और सर्विस, केस में भी सर्विस कंडीशन प्रेजेंटिंग फॉर बाइंग, हायरिंग और अवेलिंग एनी अदर गुड्स और सर्विसेज के लिए। 42 बात करता है सर्विसेज को थोड़ा और एक्सप्लेन कर दिया कि सर्विसेज में कौन कौन सी आएंगी। ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की, लेकिन बैंकिंग, फाइनेंशिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग, सप्लाई, इलेक्ट्रिकल, एनर्जी, टेलीकॉम, बोर्डिंग, लॉजिंग, हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन, एंटरटेनमेंट, अम्यूजमेंट, प्रिव्यू ऑफ द न्यूज़, अदर इन्फॉर्मेशन, लेकिन इंक्लूड नहीं करती हैं जो फ्री ऑफ चार्ज होती है। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे केस लॉज भी हैं, जब हम केस लॉज की वीडियो डालेंगे तब मैं डालूंगी इस पे। एनी सर्विसेज फ्री ऑफ चार्ज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विसेज, ये नहीं होगी। ठीक है, फ्री ऑफ चार्ज नहीं होंगे, वो तो वॉलंटियरली हो जाएंगे। स्पीशियस गुड्स क्या होंगे? जो फॉल्सली क्लेम टू बी जेन्युइन। स्टेट कमिश्नर कौन से होंगे? जो 42 में स्टैब्लिश हो रहे हैं। ट्रेडर्स कौन से होते हैं? ट्रेडर्स का मतलब होता है वो पर्सन हु सेल्स और डिस्ट्रीब्यूट्स एनी गुड फॉर सेल, इंक्लूड मैन्युफैक्चरर्स, और गुड सोल्ड और डिस्ट्रीब्यूट करना, पैकेजिंग करना। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर या सर्विस प्रोवाइडर के बीच में एक साइड में, और कंज्यूमर दूसरी साइड में, और ये सिग्निफिकेंट चेंजेस और राइट ऑफ द कंज्यूमर इंक्लूडिंग द फॉलोइंग नेमली। ठीक है, रिक्वायर करना मैन्युफैक्चरली सर्विसेज, सिक्योरिटी, डिपॉजिट्स को, ये सब करके अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस पे हम सेपरेट एक वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू।